Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 6th of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, so our first topic is pollen-pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as stigma. अब पॉलिनेशन जब होता है तो उसमें ये बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसमें हमेशा राइट टाइप का ही पोलन उसमें स्टिग्मा पर लैंड करे. ओके, अब राइट टाइप के पोलन को क्या बोलते हैं? कंपैटिबल पोलन. ओके, एंड ऑफन द पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल. अब सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था. इसका मतलब होता है कि प्लांट अपने ही पोलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं. ओके, तो जब पोलन रॉन्ग टाइप का होता है तो या तो वो कोई सी दूसरी स्पीशीज़ का होगा या फिर उसी सेम प्लांट का होगा. ओके, ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा. तो इस तरह के पोलन्स भी स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं. द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन. अब स्टिग्मा में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उस पोलन को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप कंपैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल. अब अगर रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है स्टिग्मा में, तो वो उससे कैसे पहचानेगा कि अगर वो राइट टाइप का पोलन होगा, राइट टाइप के पोलन को बोलते हैं कंपैटिबल पोलन, और जो रॉन्ग टाइप का पोलन होता है उसे बोलते हैं इनकम्पैटिबल पोलन. ओके, इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का पोलन होगा, द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पोलन, तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेगा एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. और उससे क्या प्रमोट करेगा? उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होने लग जाएंगे, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. ओके, तो जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होने लग जाएंगे तो उससे ऑब्वियसली फिर फर्टिलाइजेशन होगा. इफ़ द पोलन इज़ ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है, द पिस्टिल रिजेक्ट्स पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोज इन द स्टाइल. तो अब अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है, ठीक है, तो वो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा पोलन को स्टिग्मा में लैंड करने से. ठीक है, तो इससे क्या होगा? पोलन जर्मिनेशन भी नहीं होगा स्टिग्मा के ऊपर, और जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है जब पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, जैसे स्टिग्मा है तो उसके नीचे जब पोलन ट्यूब डेवलप होती है तो वो पोलन ट्यूब भी डेवलप नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग टाइप का पोलन लैंड हुआ है स्टिग्मा पे. ओके, द एबिलिटी ऑफ द पोलन रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एब्सेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल. अब जो एबिलिटी होती है ना पिस्टिल की कि पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकें, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेंस भी होता है और कुछ रिजेक्शन भी होता है. मीन्स उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो पोलन को एक्सेप्ट कर ले और ऐसा भी हो सकता है कि वो उस पोलन को रिजेक्ट कर सके. तो इसका रिजल्ट क्या होता है? उनके बीच में कंटिन्यूस डायलॉगिंग होती है. मीन्स डायलॉग्स चलते हैं पोलन और स्टिग्मा के बीच में, ठीक है, बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल. ठीक है, तो डायलॉग होते हैं पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में. ओके, दिस डायलॉग इज mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. तो ये जो डायलॉग्स होते हैं ना, ये केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं जो पिस्टिल इंटरैक्ट करता है विद दोज ऑफ द पिस्टिल. ठीक है, पोलन इंटरैक्ट करता है पिस्टिल से विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स. ओके, तो इन दिस वे डायलॉगिंग चलती है इन दोनों के बीच में. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interacts leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. Okay, तो ऐसा कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि जो बॉटैनिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है पोलन्स और पिस्टिल कंपोनेंट्स को जो कि इंटरैक्ट कर सकते हैं और जिनमें एबिलिटी होती है या फिर कैपेसिटी होती है कि वो या तो पोलन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर पोलन को रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, एज मैंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपैटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर. जैसा कि पिछले पार्ट में मेंशन किया गया था कि जो
कंपैटिबल पॉलिनेशन होता है, उसमें पोलन जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा के ऊपर, जिससे कि पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, किसी भी एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसे हम फिगर में देख लेते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर ए क्या शो कर रहा है, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। ओके, और ये जो फिगर बी है, फिगर बी क्या शो कर रहा है, पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल से पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है या फिर कह सकते हैं ग्रो हो रही है। ओके, एंड द C1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये बहुत बार बनाने के लिए भी आता है और बहुत सी बार लेबल करने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, तो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो मैंने मेरे चैनल पे बना रखा है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस वीडियो में आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे होगा कि आप इस डायग्राम को बना सकें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टफ डायग्राम है और इसकी और कुछ भी लेबलिंग है जो इस डायग्राम में नहीं दे रखी है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस डायग्राम से रिलेटेड। ओके, तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। ठीक है, तो जैसे ये पोलन ग्रेन लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, तो ये जो ऊपर वाला ये स्टिग्मा है एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। ओके, तो जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड करता है तो ये एक पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है। ये जो आप देख सकते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पिंक कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये होती है पोलन ट्यूब। ठीक है, तो इसके थ्रू ही ये जब एंटर करती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन पूरा एक नया एम्ब्रियो बना लेता है ये। ठीक है, तो फिगर सी क्या शो कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रोथ। ओके, तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स मूव इनटू द पोलन ट्यूब। ठीक है, तो जो कंटेंट होता है ना पोलन ग्रेन्स का, वो मूव होता है विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब ग्रो हुआ है वो क्या वहाँ से पोलन ग्रेन जाएगा, तो स्टिग्मा से जाएगा वो स्टाइल तक, देन स्टाइल के बाद वो एंटर हो जाएगा ओवरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से पोलन ट्यूब की मदद से पोलन ग्रेन्स या फिर उसके अंदर जो मेल गमीट है वो ओवरी तक पहुँच जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा था, यू वुड recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड हो जाते हैं और उनमें टू सेल्ड कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसे टू सेल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनरेटिव सेल होता है। ठीक है, इन सच प्लांट्स द वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है ना वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, दो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस कर लेता है। तो इस ग्रोथ के दौरान जो पोलन ट्यूब होता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, तो ये सब होता कब है, जब पोलन ट्यूब डेवलप होती है स्टिग्मा के अंदर। ठीक है, इन प्लांट्स विच शेड पोलन्स इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, और कुछ प्लांट्स में जब पोलन शेड होते हैं थ्री सेल्ड कंडीशन में, तो जो पोलन ट्यूब होती है वो टू मेल गैमीट्स कैरी करती है बिगनिंग में। ठीक है, पोलन ट्यूब्स आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब जो पोलन ट्यूब होती है जब वो ओवरी तक पहुंच जाती है और जब ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल भी हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में, एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, फिर एक सिनर्जिड्स के अंदर वो पोलन ग्रेन एंटर हो जाता है थ्रू द फिलिफॉर्म अपैरेटस। फिलिफॉर्म अपैरेटस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे भी हम फिगर में देख लेते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर क्या शो कर रहा है, दिस फिगर इज शोइंग द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग apparatus showing entry of pollen tube into a synergid। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये होता है पोलन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसका पार्ट शो किया है, बट ये यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होता है और फिर यहाँ पर जाके एंटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 मेल गैमीट्स होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो जो 2 मेल गैमीट होते हैं ये फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू, फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ग्रेन्स को गाइड करता है कि उसे सिनर्जिड्स तक जाना है, ठीक है। तो जो 2 मेल गैमीट्स है वो सिनर्जिड्स में एंटर हो जाते हैं। तो इन दिस वे male gametes enters the synergids with the help of filiform apparatus or pollen tube. Okay, and this figure is showing the discharge of male gamete into synergids and the movement of the sperms, one into the egg and the other into the central cell. ये बहुत important figure है। इसमें क्या बताया गया है कि जो मेल गमीट डिस्चार्ज होते हैं, जैसे यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर हुआ, फिर यहाँ पे जो 2 मेल गमीट्स है ना वो डिस्चार्ज होते हैं, तो उनमें से एक जो होता है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और एक मेल गमीट होता है वो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस जब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस वीडियो का आप पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें लास्ट में डबल फर्टिलाइजेशन समझाऊंगी मैं डिटेल में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। Many recent studies have shown that the filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of the पोलन ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया कि जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, वो क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो सिनर्जिड्स तक जा सके, ठीक है। As these events from pollen depositions of the stigma until pollen tubes enters the ovule are together refers to as pollen pistil interaction। तो ये जो सारी events होती हैं from the pollen deposition, जो पोलन का डिपोजिशन होता है स्टिग्मा के ऊपर, उससे लेकर के जो पोलन एंटर नहीं हो जाता ओव्यूल तक, सो इन सारी जो इवेंट्स को हम बोलते हैं, मिला के हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज द डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा, तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या डायनामिक प्रोसेस होता है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। तो एक डायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें का पोलन का रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिससे कि प्रमोशन होता है, मतलब कि या तो वो एक्सेप्ट करेगा स्टिग्मा पोलन को या फिर इनहिबिशन या फिर रिजेक्ट कर देगा उस पोलन को, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही चीज़ें हो सकती है। The knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid, ठीक है। तो जो नॉलेज गेन होता है इस एरिया में, ये हमें क्या हेल्प करता है, प्लांट ब्रीडर्स को, ताकि वो मैनिपुलेट कर सके पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को, इवन बल्कि अगर इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन है फिर भी, to the desired hybrid, okay। As you easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as peas, chickpea and Crostalaria balsam and vinca on the glass slide containing a drop of sugar solution of about 10%, ठीक है। तो अगर हम एक ग्लास स्लाइड लें, उसमें हम पोलन स्टडी करें अगर हम पोलन जर्मिनेशन को, तो उसके ऊपर हम कुछ पोलन्स लेंगे, कुछ फ्लावर्स के, जैसे पी का फ्लावर हो सकता है, चिकपी हो सकता है, क्रॉसटेलेरिया हो सकता है, बालपाम हो सकता है, विनका हो सकता है। तो इन किसी के भी पोलन को हम लेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है। उसमें हम कुछ ड्रॉप डालेंगे शुगर सॉल्यूशन का, जिसमें 10% शुगर होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर अबाउट 15 to 30 minutes ऑब्जर्व दिस ग्लास स्लाइड under the low powered lens of
माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो 15 से 30 मिनट के बाद जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, और माइक्रोस्कोप लो पावर लेंस का होना चाहिए, यू आर लाइकली टू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। तो जब हम देखेंगे तो कि हम उसमें क्या देखेंगे कि जो पोलन ट्यूब है मतलब वो ग्रो हो रहा है पोलन ग्रेन्स से, ठीक है। मीन्स पोलन ट्यूब डेवलप हो रहा है पोलन ट्यूब्स की वजह से, ओके। एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, हम इसके बारे में प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है, हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अ ब्रीडर इज़ इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज़, तो जो ब्रीडर होता है वो इंटरेस्टेड होता है ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के लिए डिफरेंट स्पीशीज़ की, एंड ऑफन जनरा टू combine desirable traits to produce commercially superior variety, ठीक है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है फ्लावर्स में, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि अगर एक प्लांट की, जैसे एक प्लांट के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो उसमें फ्रूट्स अच्छे आते हैं, और एक दूसरा प्लांट है जिसमें डिजीज़ बहुत जल्दी नहीं लगती है, तो जब हम इस प्लांट का पोलन ग्रेन को हम इस प्लांट के स्टिग्मा पर हम जाके ट्रांसफ़र कर दें, तो जो नया जो एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि हमने इनका क्रॉसिंग करवा दी दोनों प्लांट्स की। तो इन दोनों के ट्रेड्स जो नया एम्ब्रियो बना है उसमें आ जाएंगे, और एक नए प्लांट में दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब कि उसमें कोई सा भी फ्रूट होगा वो भी फ्रूट भी बहुत अच्छे आएंगे, और उसमें डिजीज़ भी बहुत जल्दी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इन दिस वे सुपीरियर वेराइटी वो प्रोड्यूस कर लेते हैं क्रॉसिंग करवा के। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन and the stigma is protected from contamination from unwanted pollens. This is achieved by emasculation and bagging techniques. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि मेक श्योर करते हैं डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं पॉलिनेशन में, और जो स्टिग्मा होता है ना उसका वो प्रोटेक्ट किया जाता है कंटेमिनेशन से, ठीक है। मतलब उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं हो पाता है स्टिग्मा में फ्रॉम अनवांटेड पोलन्स, और कोई अनवांटेड पोलन्स भी उस पर लैंड नहीं कर पाते हैं। तो ये अचीव कैसे किया जा सकता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? विद द हेल्प ऑफ टू टेक्निक्स। फर्स्ट इज इमेस्कुलेशन एंड द सेकेंड इज बैगिंग, ओके। तो अब हम इसे पढ़ते हैं, इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है। If the female parent bears bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. अब emasculation का मतलब क्या होता है, इस टेक्निक में हम एक फीमेल पेरेंट लेते हैं जिसमें बायसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्सेप्स की मदद से हम एंथर को ही रिमूव कर देते हैं। मतलब जैसे ये एंथर है तो एंथर को ही हम फॉर्सेप की मदद से उसके हटा देते हैं, ठीक है। द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डेहिसेस, और ये सब प्रोसेस होनी चाहिए एंथर के ब्रेकडाउन होने से पहले। डेहिसेस मतलब ब्रेकडाउन होना या फिर टूटना। यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स, तो ये सब हम फॉर्सेप्स की मदद से करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollens. अब बैगिंग का मतलब क्या होता है, बैगिंग का मतलब होता है कि इसे हम एक बैग से कवर कर देते हैं जो कि सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टिग्मा होता है उसको हम बैग से हम कवर कर देते हैं, और जनरली ये बैग का होना चाहिए, बटर पेपर का होना चाहिए, जिससे हम कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सके स्टिग्मा पर, ठीक है, और वहाँ पे कोई अनवांटेड पोलन्स नहीं लैंड कर पाए, इसीलिए हम बैगिंग करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। तो एक बार और मैं बता दूँ इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन में जो एंथर होता है ना बायसेक्सुअल फ्लावर का, उसको ही हम फॉर्सेप्स की मदद से निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब एंथर ही नहीं रहेगा तो उसका पोलन ग्रेन, उस बायसेक्सुअल फ्लावर का पोलन ग्रेन एंटर ही नहीं कर पाएगा स्टिग्मा पर, ठीक है। तो इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा,
ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और बैगिंग का मतलब नाम से ही समझ पड़ रही है कि जो स्टिग्मा होता है उसको हम कवर कर देते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि बटर पेपर का होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। When the stigma of the bagged flower attains receptivity, तो जब स्टिग्मा जो होता है ना बैग्ड फ्लावर का, वो रिसेप्टिविटी मतलब अटेन कर लेता है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्ट फ्रॉम एंथर, तो जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं ना जो एंथर से रिलीज होते हैं ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, तो जो मेल पेरेंट के जो एंथर के जो पोलन्स होते हैं उनको डस्ट कर देते हैं हम स्टिग्मा के ऊपर। एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, फिर से उस फ्लावर को रीबैग्ड कर देते हैं। एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप, तो हम फ्रूट्स को अलाउ कर देते हैं डेवलप होने के लिए। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है तो देर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इमैस्कुलेशन करने की। द फीमेल फ्लावर्स बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स, तो जो फीमेल फ्लावर की बर्ड्स होते हैं उनको बैग्ड किया जाता है मतलब फ्लावर्स के ओपन होने से पहले। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, अब जब स्टिग्मा रेडी हो जाता है पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए तो उससे बोलते हैं रिसेप्टिव, तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है पोलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन, तो फिर पोलिनेशन होता है डिजायर्ड पोलन की मदद से। एंड द फ्लावर रीबैग्ड, फिर फ्लावर रीबैग्ड हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एक या फिर दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं डबल फर्टिलाइजेशन से, तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि पार्ट 7 होगा इस चैप्टर का, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डोंट मिस दिस पार्ट, ओके, रिमेंबर दिस, ओके। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, थैंक यू।